हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेस का होने वाला है। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं, तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगी। तो तैयार हो जाइए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। अंत में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ये सब्जेक्ट होता क्या है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या फिर कृषि विपणन होता क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है साथियों, वो क्या कहती है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृषि उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचते हैं। उत्पादक कौन है? उत्पादक मान के चलिए किसान है। उपभोक्ता कौन है? जो मान के चलिए शहरी क्षेत्र में रह रहा है, जो अनाज को खरीद कर खाएगा। पहले किसान ने अनाज को बेचा, फिर अनाज को खरीद के शहरी क्षेत्र के लोग खाएंगे। उसको क्या कहते हैं? उसको हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोलते हैं कि किसान ने बेचा और वो कंज्यूमर तक पहुंचा। किसान यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचा। इतना तो आपको समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके सब्जेक्ट में दी गई है, डिमांड की। डिमांड क्या होती है? आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा कि फलाने चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ढिकाने चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ऐसे आपने सुना होगा कि आपने देखा होगा कि इस कंपनी के मोबाइल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस लैपटॉप के कंपनी की मोबाइल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सुना होगा आपने। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हमेशा रहती है। तो डिमांड होती क्या है समझिए। तो अब हम इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में समझते हैं, डिमांड होती क्या है। तो डिमांड को हिंदी में मांग कहते हैं। तो हिंदी में समझते हैं पहले। मांग का अर्थ है किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित मूल्य और समय पर खरीदना चाहता है। तो डिमांड का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम। देखिए, डिमांड किसे कहेंगे हम? अगर मान के चलिए आप हैं या मैं हूँ, मैं चाहूँ कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहूँ कि मुझे 2.5 लाख का फ़ोन ख़रीदना है, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मुझे 2.5 लाख का मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, ठीक है। लेकिन मेरे अकाउंट में तो केवल 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो भाई ये मेरी डिमांड नहीं है, ये मेरी केवल इच्छा कर रहेगी। अगर मेरे पास खरीदने का सामर्थ्य होगा और मेरे पास इच्छा भी होगी उस चीज़ को लेने की, ठीक है, तो वो क्या होगी? तब वो डिमांड बनती है जा कर के। अब भाई जैसे कोई चाहता है कि मैं एक फ़्लैट ख़रीद लूँ या एक मकान ख़रीद लूँ, कितने का? वो चाहता है कि 50 लाख का ख़रीद लूँ, 50 लाख का। लेकिन 50 लाख उसके पास है ही नहीं, तो ये उसकी इच्छा रहेगी, वो उसको डिमांड नहीं कहेंगे। डिमांड कब कहेंगे? जब उसके पास 50 लाख रुपए भी होंगे, ठीक है, और वो उसको खरीदने का इच्छुक भी होगा, तो वो डिमांड बन जाएगा उसका, ठीक है। तो डिमांड आपको समझ आ गया होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। डिमांड मीन्स क्वालिटी कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एंड पार्टिकुलर प्राइस एट अ टाइम, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपके डिमांड से रिलेटेड, जो कि पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, क्या है समझिएगा। तो अगर प्राइस बढ़ता है किसी भी चीज़ का, तो उसकी डिमांड घटती है। अगर आपसे कहें कि जो बोल सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ है, मान के चलिए कोई चाय है, चाय तो सभी लोग पीते हैं। अगर कोई कहे कि भाई चाय के दाम जो है सोने के बराबर हो जाएं, चाय के दाम कितने हो जाएं? सोने के बराबर हो जाएं भाई, कि वो 1 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का 10 ग्राम चाय में ले लगे, तो सब लोग चाय छोड़ देंगे। मतलब उसकी डिमांड कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ मैं, ऐसा होगा नहीं कभी, ठीक है। तो क्या, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड अपने आप घट जाती है। अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। अभी मैं आपसे कहूँ कि क्या कहूँ कि
50,000 की चीज़ है 500 में मिल रही है, या फिर 50,000 की चीज़ है वो आपको 10,000 में मिल रही है, तो उसकी डिमांड तुरंत बढ़ जाएगी कि कोई 50,000 का फ़ोन अगर अभी 10,000 में मिलने लगे ना, तो हर कोई ख़रीदने को तैयार हो जाएगा कि भाई इतना महंगा फ़ोन फिर ऑफ़र नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि प्राइस अगर घट जाए तो डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। तो ये बेसिक सा पॉइंट था। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर मूल्य बढ़ने से मांग घटती है। अगर सभी बातें समान रहें और अगर मूल्य बढ़ जाए तो मांग ऑटोमेटिक घट जाती है, यही लॉ ऑफ डिमांड होता है। अगला है सप्लाई। तो सप्लाई क्या होता है? सप्लाई तो आपने सुना होगा, किसी भी चीज़ की पूर्ति करना, सप्लाई करना, समझते ही क्या होता है। तो सप्लाई का अर्थ होता है किसी वस्तु की वह मात्रा जो निश्चित मूल्य एवं समय पर बिक्री हेतु प्रस्तुत की जाती है। सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिफर्स टू सेल एट अ पार्टिकुलर प्राइस एट एंड टाइम। ठीक है, तो एक समय में किसी भी वस्तु का जो है निश्चित मूल्य पर बिक्री हेतु प्रस्तुत की जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। मान के चलिए कोई कंपनी है वो कितना सप्लाई कर रही है किसी प्रोडक्ट की। मान के चलिए जैसे आप ये वीडियो जो है मोबाइल में या लैपटॉप में देख रहे होंगे, तो आप मान के चलिए मोबाइल की कितनी सप्लाई हो रही है उसी पर आपका प्राइस भी डिपेंड करता है। अगर उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जैसे आपने देखा होगा कि अभी एलपीजी का कितना ज़्यादा वो चल रहा है मार्केट में। क्यों परेशानी हो रही है? क्योंकि उसकी सप्लाई ऊपर से रुक गई है। जहाँ से एलपीजी आता है, जो हॉर्मुज का मार्ग था, क्या था वो, वहाँ से बंद हुआ, कुछ जो भी हुआ, तो वहाँ जहाँ से एलपीजी आता है वहाँ का मार्ग बाधित हो गया, इसलिए परेशानी का सामना हमको करना पड़ रहा है। ठीक है, अब तो हमारे प्रधानमंत्री साहब कुछ भी कह रहे हैं सोना मत खरीदिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, तो हमें उनकी बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसी क्या कंडीशन रही होगी, क्या मतलब देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है कि उनको ऐसा देश से कहना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ तो परेशानी रही होगी देश की। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। अगर मूल्य बढ़ जाए तो पूर्ति भी बढ़ने लगती है उसकी। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। उत्पादक अभिशेष। देखिए अंत में इसके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, अंत में देखेंगे कि इसमें जितने भी प्रकार के आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो ज़रूर देखेंगे अंत में हम। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा वीडियो को। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? उत्पादक अधिशेष बोलते हैं। उत्पादक अधिशेष वास्तविक विक्रय मूल्य एवं उत्पादन द्वारा स्वीकार न्यूनतम मूल्य के बीच का अंतर होता है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेलिंग प्राइस एंड मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो इसको पढ़ लीजिएगा, दो बार समझ आ ही जाएगा। अब भाई अब आता है हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, फॉर दिस सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, वो हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं CWC, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बोलते हैं CWC को, केंद्रीय भंडारण निगम। अब इसकी हम देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई थी? देखिए 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? CWC की। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। 1957 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन। ठीक है, CWC की, याद हो गया होगा। मेन फंक्शन क्या है इसके कार्य क्या हैं? प्रमुख कार्य देखिए तो कृषि उपज का वैज्ञानिक भंडारण करना। देखिए किसान अपनी फसल को बेच देता है, सरकारी कांटे पर जाकर या कहीं भी बेचता है, तो उसका भंडारण भी तो कहीं ना कहीं होता होगा। तो इसकी जिम्मेदारी होती है CWC और SWC और FCI की। कौन? FCI की। ये सारे हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये आपके मार्केटिंग का हिस्सा है। अगला क्या है? ये गोदाम सुविधाएं देखते हैं, कटाई उपरांत हानि को कम करने के लिए काम करते हैं CWC। और क्या? प्रतिज्ञा ऋण सुविधा करते हैं, प्लेज फाइनेंशियल सपोर्ट भी ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। इससे MCQ पॉइंट क्या बन सकता है कि जो CWC है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, तो यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो यह उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय के अधीन काम करता है CWC। अब आ गया SWC, ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे CWC है SWC है। फुल फॉर्म इसका स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, राज्य भंडारण निगम होता है।
इसकी स्थापना अंडर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट के तहत आया था 1962 में। ये अपने राज्य का अलग अलग होता है, ये स्टेट कॉरपोरेशन है, हेड क्वार्टर है इसका, प्रत्येक राज्य में अलग अलग मुख्यालय इसके होते हैं, याद रखिएगा CWC के। मेन फंक्शन क्या है, वही चीज़ है, राज्य स्तर पर भंडारण सुविधा, किसानों को भंडारण सहायता, मजबूरी में बिक्री कम करना। अगर किसान की कोई मजबूरी हो जाती है कि भाई उसको फसल बेचना पड़ रहा है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं कि उसकी किसान की फसल को वो गिरवी रख करके उसको पैसा दे देता है, और जब पैसा बढ़ जाता है तो किसान को उसका अनाज वापस दे दिया जाता है। ऐसा कुछ काम इसका फंक्शन होता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पर आते हैं, FCI पर। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जा सकता है, पूछा ही जाएगा। FCI का फुल फॉर्म देख लेते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी, याद रखिएगा। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। FCI का हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और हमने CWC भी पढ़ा था, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, तो इसका भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है हेड क्वार्टर। अगला है, इसके फंक्शन देख लेते हैं FCI के क्या क्या कार्य करता है। तो ये पहले तो खाद्यान्न की खरीद करता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो जो खाद्यान्न की खरीद करता है उसको हम प्रोक्योरमेंट बोलते हैं ऑफ फूड ग्रेन्स। बफर स्टॉक मेंटेनेंस, बफर स्टॉक को बनाए रखता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सपोर्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहायता, इसको PDSS बोलते हैं, PDS, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें ये सपोर्ट करता है। ये जैसे आपने देखा होगा कि प्रत्येक गांव में जो होता है कि आपका जो दुकान होती है, सरकारी दुकान होती है राशन की, ठीक है, उसमें सहायता कौन? FCI ही करता है। कौन करता है? FCI उसके डिस्ट्रीब्यूशन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यहाँ तो हम कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट है फूड सिक्योरिटी मेंटेनेंस, खाद्य सुरक्षा बनाए रखता है। MCQ पॉइंट इससे बनेगा, FCI की स्थापना फूड ग्रेन्स पॉलिसी कमेटी की सिफारिश पर हुई। किसकी सिफारिश पर हुई? फूड ग्रेन्स पॉलिसी कमेटी। और ऐसा नहीं है कि यही पूछा जाएगा MCQ में, MCQ में ये भी पूछा जा सकता है कि FCI की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। ये सब जितने भी पॉइंट बताए सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं CACP की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका CACP। CACP का फुल फॉर्म कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो होता है वो होता है CACP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ CACP का? तो ये 1965 में हुआ। कब हुआ? 1965 में हुआ। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। CACP के कहाँ है? देखिए यहाँ से आपकी कॉमन चीज़ क्या है कि 1965 में आपकी FCI की भी स्थापना होती है और CACP की भी कहाँ होती है? 1965 में। ये कॉमन है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या? CACP और FCI कॉमन है और इनके हेड क्वार्टर भी कॉमन है, दिल्ली में ही हैं, तो इसको याद करने में थोड़ी सहायता आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका कार्य क्या होता है? तो MSP की सिफारिश करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि MSP की सिफारिश यानी रिकमेंड कौन करता है MSP को, ये मैंने क्या N लिख दिया, N नहीं M लिखते हैं। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। MSP को क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि 23 फसलों पर दिया जाता है टोटल, खरीफ और रबी की 23 फसलों पर टोटल दिया जाता है, याद रखिएगा 23 फसलों पर दिया जाता है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसको रिकमेंड कौन करता है? तो रिकमेंड करता है CACP। और इसकी घोषणा कौन करता है? किसकी? MSP की घोषणा MSP का पूछता है, घोषणा करता है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनालाइज एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। तो कृषि मूल्य नीति का विश्लेषण करता है कौन? CACP। किसानों के मूल्य को उतार चढ़ाव से बचाता है कौन? CACP। अगला पॉइंट है हमारा कि पहले इसका नाम एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन था, ठीक है, APC बोलते थे इसे, APC। इसको CACP
सीपी बाद में कहा गया, पहले इसको एपीसी कहते थे, एग्रीकल्चर एंड प्राइस कमीशन। ठीक है, अगला है डीएमआई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका पूछा भी गया था 2025 के पेपर में डीएमआई के बारे में, इस बार भी पूछे जाने की पूरे चांस हैं। सबसे पहले हम डीएमआई का फुल फॉर्म देखते हैं, फुल फॉर्म ही पूछा गया था आपका डीएमआई का उसमें पिछले पेपर में। तो फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ वो 1935 में हुआ, 1935 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, किसका? डीएमआई का। अब इसका काम क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेडक्वार्टर इसका फरीदाबाद हरियाणा में है। कहाँ? फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है, फरीदाबाद हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है डीएमआई का। इसका फुल फॉर्म होता है, ये एगमार्क की ग्रेडिंग करता है। क्या? एगमार्क। एगमार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एगमार्क की ग्रेडिंग कौन करता है? तो डीएमआई करता है। कृषि उत्पादों का मानकीकरण करता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मार्केट रिसर्च करता है, बाजार का अनुसंधान करता है। अगला है मार्केट इंटेलिजेंस, तो ये क्या करता है? बाजार की सूचना भी यही रखता है और देता है, उसको एनालाइजिंग करता है। नेक्स्ट है एमसीक्यू पॉइंट, तो इससे एमसीक्यू पॉइंट एक है कि डीएमआई इम्प्लीमेंट्स एगमार्क स्टैंडर्ड इन इंडिया, तो भारत में एगमार्क मानकों को डीएमआई ही लागू करता है। अब देखते हैं हम जीएटीटी को। जीएटीटी क्या होता है? अब इसको हम प्रेजेंट में हम इसको डब्ल्यूटीओ के नाम से जानते हैं, जीएटीटी को डब्ल्यूटीओ के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट में इसको डब्ल्यूटीओ के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है समझिए। पहले हम जीएटीटी पढ़ते हैं, बाद में हम डब्ल्यूटीओ भी पढ़ेंगे। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, ये आपका इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, अब इसको डब्ल्यूटीओ के नाम से जाने लगे हैं। तो इसको 1947 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, किसको? जीएटीटी को। अब हम इसके हेडक्वार्टर को बोलते हैं तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ था जीएटीटी का? जीएटीटी हेडक्वार्टर इज़ जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। इसके फंक्शन क्या थे? रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, व्यापारिक बाधाओं को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना, आयात शुल्क कम करना, ये इसके क्या थे? मेन फंक्शंस थे। जो जीएटीटी है इसको रिप्लेस बाय डब्ल्यूटीओ इन 1995, तो 1995 में पूछे आपसे कि जीएटीटी को डब्ल्यूटीओ में प्रतिस्थापित कब किया गया, मतलब जीएटीटी को डब्ल्यूटीओ कब बनाया गया? तो 1995 में बनाया गया, याद रखिएगा। और यही इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर होगा, किसका? डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब अगला डब्ल्यूटीओ ही देखने वाले हैं हम। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट 1995 है, बिल्कुल सेम ईयर है जो अभी बता चुका हूँ। हेडक्वार्टर भी सेम ही रहेगा, जो जीएटीटी का था उसको ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया? डब्ल्यूटीओ में, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड ही उसका रहेगा हेडक्वार्टर। मेन फंक्शन क्या है इसका? तो रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करता है, व्यापारिक विवादों का समाधान करता है। अगला है कि मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है, ठीक है। और अगला है कि व्यापार समझौतों को लागू करता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया होगा ये क्या क्या करता है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व में विभिन्न देशों के बीचों के जो ट्रेड के जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनको यह क्या करता है? उनको मैनेज करता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ केम इनटू एग्जिस्टेंट ऑन 1 जनवरी 1995। तो डब्ल्यूटीओ 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया और यही इसका क्या है? यही इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ठीक है। इस्टेब्लिश ईयर के कहाँ अब है? 1995 में है, स्थापित हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट रैपिड फायर एमसीक्यूज़। तो इम्पोर्टेंट जो है हम इसको एक बार फिर से जो हमने अभी पढ़ चुके हैं उसको देखते हैं कि एमएसपी रिकमेंड कौन करता है? तो एमएसपी सीएसीपी रिकमेंड करता है, ये इम्पोर्टेंट है। सीएसीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करा रहा हूँ, कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और सीएसीपी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। इसका पुराना नाम था एपीसी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ठीक है। और अगला है एगमार्क इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई, तो डीएमआई डायरेक्टरेट ऑफ
जो है मार्केटिंग इंस्पेक्शन बोलते हैं इसको, तो डीएमआई के द्वारा किया जाता है। एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी, और 1965 में ही सीएसीपी की भी हुई थी, याद रखिएगा। अगला है डब्ल्यूटीओ हेडक्वार्टर अभी पढ़ा था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। CWC वाज एस्टेब्लिश्ड इन, CWC जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, इसको 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अगला है GATT किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया या रिप्लेस किया गया? WTO के द्वारा। कब किया गया? तो 1 जनवरी को किया गया, 1 जनवरी 1995 को किया गया था, याद रखिएगा। और यही क्या है? यही इसका WTO का क्या है? 1995 ही इसका स्थापना बर्थ है। और GATT को कब स्थापित किया गया था? तो 1957 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका ट्रिक वगैरह दिया गया है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, एगमार्क को और देख लेते हैं। एगमार्क क्या है? तो एगमार्क है, फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एगमार्क का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हिंदी में कृषि विपणन बोलते हैं इसको। इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका 1937 है। किसका? इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? 1937 है एगमार्क का। अगला है इम्प्लीमेंटेड अंडर, तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 को इम्प्लीमेंटेड करता है। हेडक्वार्टर इसका फरीदाबाद हरियाणा में है एगमार्क का। यहीं पर आपका जो आपका DMI था उसका भी यहीं पर है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। कंट्रोल कौन करता है इसको? तो DMI करता है कंट्रोल। किसको? आपके एगमार्क को। एगमार्क के प्रमुख कार्य क्या हैं? कृषि उत्पादों की ये ग्रेडिंग करता है, कृषि वस्तुओं का मानकीकरण करता है, और क्वालिटी प्रदान करता है, क्वालिटी का सर्टिफिकेशन करता है एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस हैं उनका। उपभोक्ताओं को मिलावट से सुरक्षा प्रदान करता है, और निर्यात गुणवत्ता उत्पादों को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो जो एगमार्क किन किन प्रोडक्ट को एगमार्क कवर करता है? तो सीरियल अनाज को, पल्सेस दलहन को, ऑयल सीड दलहन को, मसाले स्पाइसेस को, फ्रूट एंड वेजिटेबल सब्जियों को, सब्जी फल को, घी को भी करता है एगमार्क, और हनी को भी करता है, याद रखिएगा। अब स्वैच्छिक प्रमाणन होता है एगमार्क, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं। अब हम एक चीज़ पर और पर बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आगे रखी हुई है मैंने, ठीक है। ये चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अगला है नाफेड, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमारा अगला सीरीज़ है नाफेड का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो नाफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इन इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड का होता है। नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? ये 1958 में होता है। फुल फॉर्म तो हो गया 1998 में ये इस्टेब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है नाफेड का। फंक्शन इसका क्या है? मुख्य कार्य है सहकारी विपणन है, कृषि उत्पाद खरीद है, कृषि उत्पादन आयात निर्यात है, और क्या मूल्य का स्थिरीकरण करना नाफेड का कार्य है। अगला है SFAC, तो स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? SFAC को इसको 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अगला है मेन फंक्शन क्या है? तो प्रमोशन FPO किसके फंक्शन है ये है SFAC के, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के मुख्य कार्य क्या है? तो किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना, प्रमोशन FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देता है, कृषि व्यवसाय में सहायता देता है, ई-नाम में सहायता देता है। ई-नाम क्या है? ये आपकी ऑनलाइन मंडी है, ये पूछा गया था आपका, हमने करवाया भी है। ये आपकी ऑनलाइन मंडी है, या फिर ऑनलाइन एग्री पूछा था, ऑनलाइन एग्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा। ऑनलाइन एग्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है? तो वो ई-नाम है। ई-नाम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक जो है मंडी, ऐसा कुछ होता है ना, मैं आपको बता दूंगा ई-नाम मंडी का क्या होता है फुल फॉर्म। अगला देखते हैं, तो अगला हमारा ई-नाम ही है,
क्या है, ई नाम। तो यहीं पर हम देख लेंगे इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होता है। ई नाम का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होता है। इसको कब लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये AGTA के एग्ज़ाम में पूछा गया था टेक्निकल असिस्टेंट के, मुझे याद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्प्लीमेंटेड बाय SFAC, SFAC के द्वारा क्या इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, किया जाता है, किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो कृषि उत्पादों को का ऑनलाइन व्यापार करना। ऑनलाइन व्यापार करने से क्या होता है, किसानों को उचित दाम मिल जाते हैं, उचित दाम, क्योंकि वो अपनी फसल यहाँ से लेकर के पूरे इंडिया का भाव देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना भाव चल रहा है। अगला है WDRA। WDRA का फुल फॉर्म है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट आपकी 2010 में हुई थी। कब हुई थी साथियों, 2010 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है साथियों, तो इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है WDRA का। और मेन फंक्शन क्या है, ये गोदामों का नियमन करता है, पराक्रम में गोदाम रसीद प्रणाली करता है, भंडारण को बढ़ावा देता है। अगला है एपीडा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको लग रहा होगा कि इतने सारे करवा रहे हो, कोई भी पूछ सकता है। जो पढ़ने वाला होगा वो पूरी वीडियो को देखेगा और समझेगा और क्वेश्चन को करके भी आएगा। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एपीडा का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या होता है, एपीडा का फुल फॉर्म होता है। इसको 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था, एपीडा को 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर आपका नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन इसका क्या है, तो कृषि के निर्यात को बढ़ावा देता है और निर्यात गुणवत्ता प्रमाणन करता है, मार्केट डेवलपमेंट एब्रॉड, विदेशी बाजार विकास हो जाता है। किससे, ये एपीडा से। इसका नाम ही एक्सपोर्ट है, तो ये एक्सपोर्ट में पर ज़्यादा फोकस करता है। फूड एंड, देखिए फुल फॉर्म देखिए क्या है एपीडा का, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं, प्रसंस्कृत खाद्य होते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य आप जानते होंगे कि जैसे कि आपने आम से अचार बना लिया तो उसको प्रसंस्कृत कर लिया आपने, ठीक है, तो उसका क्या आपने प्रसंस्करण कर दिया कि भाई वो बहुत दिन तक उसको आप रख सकते हैं, उसको ख़राब नहीं होगा, तो उसका एक्सपोर्ट करने का सिस्टम है। बहुत सारे प्रसंस्कृत फूड होते हैं। और उसका नेक्स्ट देखते हैं, तो सुपर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ट्रिक्स देखिए। तो एग मार्क को कौन करता है, DMI करता है, ठीक है। एग मार्क को रेगुलेट कौन करता है, DMI करता है इम्प्लीमेंट। FCI प्लस CACP, जो FCI और CACP है दोनों को इस्टेब्लिश, स्थापना कब हुई, 1965 में हुई, याद रखिएगा। पहले WTA को पहले हम GATT, गेट के नाम से जानते थे, ठीक है। गेट रिप्लेस्ड बाय WTO 1995 में रिप्लेस हुआ। नाफेड जो है वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग का जो है उदाहरण है। ई नाम क्या है, ये ऑनलाइन मंडी है आपकी, ठीक है, ऑनलाइन मंडी है ई नाम। ये कब आई थी ई नाम, तो ये हम बता चुके हैं 2016 में आई है, 2-3 बार बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। अगला है रैपिड फायर देखिए। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि अंत में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स वेयर हाउस इन इंडिया, तो भारतीय गोदामों में नियमन कौन करता है, WDRA करता है। कौन, WDRA। अगला है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट कौन करता है, निर्यात को कौन बढ़ावा देता है, एपीडा देता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है एपीडा का। ई नाम वाज लॉन्च्ड इन 2016 में, देखो फिर आ गया, 3-4 बार बता चुका हूँ आपको, 2016 में हुआ था ई नाम। नाफेड हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो नाफेड का दिल्ली में है, नई दिल्ली में। एग मार्क जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड होता है, तो ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणन से। और इसको रेगुलेट कौन करता है, इम्प्लीमेंट एग मार्क को, तो DMI करता है। और दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, एग मार्क और DMI का, तो दोनों का फरीदाबाद हरियाणा में है। ठीक है साथियों, आज का वीडियो यहीं तक है। बाकी आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है।
कितना आपको समझ में आया, कैसा वीडियो लगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। मैं सभी का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। कोई डाउट है तो पूछिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं यार? सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।